हेलो एवरीवन, आई कुलदीप वेलकम यू ऑल टू टुडेज वीकली रैप अप सेशन। तो इस पर्टिकुलर वीक की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उनको हम जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं, बट अगर आपको डिटेल में जानना है तो ऑब्वियसली आपको इस वीक के डेली न्यूज़ एनालिसिस देखने पड़ेंगे। ओके, बट इससे आपको एटलीस्ट ये एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मे बी रिक्वायर्ड हैं आपको कि आपको पूरे देखने। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स वन लाइनर्स आपके यहाँ से भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट फ्रॉम 13 अक्टूबर एंड 17 अक्टूबर तक का जो पर्टिकुलर आपका मटेरियल है उसको हम कवर कर लेंगे। 18 अक्टूबर जो आज का दिन है, जिस दिन हम ये शूट कर रहे हैं, तो आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस अलग से आएगा, तो उसको आपको अलग से कवर करना पड़ेगा। ओके, तो पहला टॉपिक है आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। तो करंटली भी ये न्यूज़ में ही चल रहा है, बिकॉज पहले पाकिस्तान इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में था, अब अफगानिस्तान पे है। इसका कंटेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो पर्टिकुलर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की बॉर्डर है जिसको दुरंद लाइन कहा जाता है, और इफ आई रिमेंबर ये टॉपिक मैंने ही कवर कराया था, और उसमें मैंने आपसे ये भी पूछा था कि इंडिया में एक दुरंद कप होता है, ये दुरंद कप किस पर्टिकुलर स्पोर्ट से डील करता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं ये, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपका जो मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन है वो दुरंद लाइन है, जो 1893 में ब्रिटिश ऑफिसर जिनका नाम था मॉर्टिमर डुरांट, उन्होंने पर्टिकुलरली ड्रॉ करी थी विद द आमिर या फिर आपका जो किंग था उस टाइम में अफगानिस्तान का, अब्दुल रहमान खान। इन दोनों ने बेसिकली फाइनलाइज करी थी। बट हुआ ये कि जब इंडिया का पार्टीशन हुआ 1947 के अंदर में, तो दिस ऑल्सो बिकेम अ बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। एंड उस पर्टिकुलर 1947 के टाइम पे जो अफगान की पॉपुलेशन थी, जो बॉर्डर के दोनों तरफ रहती थी, उन्होंने इस बॉर्डर को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो वहां पे जो मेजर ट्राइबल ग्रुप है पश्तून, ये पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप दुरंद लाइन के इस साइड में रहता है अफगानी पश्तून, और इस साइड में रहता है पाकिस्तानी पश्तून, और दोनों के फैमिलियर रिलेशंस हैं, रोटी बेटी का रिश्ता जो बोलते हैं हम, कि यस वहां पे टोटल है। और ऑल्सो ये पर्टिकुलर बॉर्डर एकदम ओपन बॉर्डर था, और इस वजह से भी दे आर नॉट इजी टू एक्सेप्ट, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट। और जब भी पाकिस्तान इसको फेंस करने की कोशिश करता है तो यहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे इवन आपके जो आर्म फोर्सेस दोनों साइड के, उनके बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से बहुत सारे जो आर्म फोर्सेस हैं, सिविलियंस हैं, उनकी इसमें डेथ भी होती है। और अभी रिसेंट जो पर्टिकुलर अटैक हुआ था, जो पर्टिकुलर यहाँ पे स्कर्मिश हुई थी, उसमें भी अफगानिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने अराउंड 58 पाकिस्तानी जो आपके फौजी थे उनको वहां पे मार गिराया। ओके, तो ये पर्टिकुलर न्यूज थी पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर की। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो इसमें मेन प्लेयर है, तो तहरीक तालिबान अगेन मेनली पश्तून जो पर्टिकुलर ट्राइबल्स हैं उन्हीं के पर्टिकुलर लोगों का करा हुआ है, और ये पाकिस्तान के अंदर में एक तालिबान की तरह एक्ट करता है, जिसका पर्टिकुलर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव या मकसद है कि वो एक पर्टिकुलर वहां पे शरीयत लॉ का अप्लाई करना चाहते हैं, और इस वजह से दे आर बेसिकली क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इनटू पाकिस्तान। एंड पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी कहती है कि तहरीक तालिबान इज बीइंग सपोर्टेड बाय द अफगानिस्तान तालिबान जो अभी वहां रूल कर रहा है, और इस वजह से यहां पे जो पाकिस्तान आर्मी है वो तहरीक तालिबान को अटैक करती है। तहरीक तालिबान बॉर्डर क्रॉस करता है, अफगानिस्तान में घुसता है। तो अब यहां पे हो ये रहा है कि जब भी तहरीक तालिबान अटैक करता है तो पाकिस्तान की आर्मी जो है वो अफगानिस्तान की बॉर्डर को क्रॉस करके भी उनके अगेंस्ट में अटैक करती है, जिस वजह से ये सारे इश्यूज रेज हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर न्यूज थी जो हमने कवर करी थी, दिस वाज रिगार्डिंग गाजा पीस समिट। तो जो डोनाल्ड ट्रंप का 20 पॉइंट गाजा पीस प्लान था वो आपका एक्सेप्ट हो चुका है, उस वजह से सीज फायर हुआ था, जिसके अंदर में उसके क्या क्या पर्टिकुलर उसके पॉइंटर्स होंगे उनको फाइनलाइज करने के लिए एक पीस समिट कंडक्ट करी गई शर्म अल शेख के अंदर में, जो इजिप्ट के अंदर में है। तो इजिप्ट और यूएस मिलकर को होस्ट कर रहे हैं इसके अंदर में, सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज को इसके लिए इन्विटेशन सेंड किया गया था। इवन Indian Prime Minister was invited for this, but because of such a late particular invitation, Narendra Modi decided to not go there. But we send our Minister of State for External Affairs, कीर्ति वर्धन, उन्होंने हमारे इंडिया को वहां पे हमारा इंडिया का जो पॉइंट था उसको रिप्रेजेंट करा। At the same time, this was co-hosted by Egypt and US, and even Iran and Hamas were also invited. But Hamas ने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा है और ईरान ने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा है। ओके, तो ट्रम्प की जो पीस प्लान है ये हम अलग से भी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। हमारा जो ऑफलाइन जीके मैराथन सेशन था उसके अंदर में हमने इसको बहुत प्रॉपरली इसको पूरा का पूरा डिस्कस किया था, तो क्लैट पर स्टूडेंट तो वहां से कर सकते हैं। फॉर अदर्स एक MIT सेशन भी बना दिया जाएगा ट्रम्प पीस प्लान का, तो वहां पे ये पर्टिकुलर चीज कवर हो जाएगी।
नेक्स्ट हमने देखा था साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, तो आपका जो चाइना और फिलीपींस है उनके बीच में फिर से साउथ चाइना सी के अंदर में जो वहां की कोस्ट गार्ड्स होती है उन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर इस टाइप से धक्का मुक्की, और इस वजह से वापस से साउथ चाइना सी डिस्प्यूट जो है वो न्यूज में आया। तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने वापस से आप सबके साथ ये डिस्कस करा था। तो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट क्या है, तो साउथ चाइना सी इज द सी टू द साउथ ऑफ चाइना। तो यहां पे कुछ पर्टिकुलर आइलैंड ग्रुप्स हैं, चाइना ने यहां पे उनके मैप्स में 9 डैशेस ड्रॉ करी हुई हैं, एंड चाइना क्लेम्स कि जो पूरा आपका सी भी है जो 9 डैशेस के अंदर आता है, तो ये पूरा ओशन वाटर प्लस ये पर्टिकुलर जो आइलैंड्स हैं ये सब चाइना की सॉवरेन टेरिटरी है। ऑब्वियसली जो बाकी कंट्रीज हैं वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और इस वजह से साउथ चाइना सी के अंदर में कंटिन्यूअस डिस्प्यूट रहते हैं। तो 3 मेन आइलैंड्स है, पैरासेल आइलैंड है, स्कारबोरो शॉल है और स्प्रेटले आइलैंड है, जो मेनली कंटेंशियस हैं, जहां पे सबसे ज्यादा डिस्प्यूट होते हैं। और यही कंट्रीज आपकी चाइना, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, ब्रूनाई एंड फिलीपींस एंड कुछ हद तक थाईलैंड जो है ये पर्टिकुलर नॉट थाईलैंड सॉरी इंडोनेशिया जो है ये पर्टिकुलर कंट्री के साथ में इनका साउथ चाइना सी डिस्प्यूट चलता रहता है। ओके 2016 में एक जजमेंट आया था चाइना और फिलीपींस के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके, उसमें जो आपका परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन था उसने डिसीजन दिया था फिलीपींस के फेवर के अंदर में विद रिगार्ड टू योर स्प्रेटले आइलैंड। हाउएवर चाइना इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करता है। नेक्स्ट पे आते हैं, एक वन लाइनर था, कैंटन आर मिलर करके आपका अवार्ड होता है जिसको हम यूएन कंजर्वेशन अवार्ड भी बोलते हैं आपका, और ये पर्टिकुलर अवार्ड पहली बार किसी इंडियन ने जीता है जो करंटली डायरेक्टर है आपके काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए। तो जो उन्होंने वहां टाइगर कंजर्वेशन के लिए, राइनो कंजर्वेशन के लिए, या मैं कहूं नेशनल पार्क के कंजर्वेशन के लिए स्टेप्स जो लिए थे उनको रिकॉग्नाइज करते हुए यहां पे उनको कैंटन आर मिलर अवार्ड मिला है सोनाली घोष को। नेक्स्ट पे आते हैं, तो हमने यहां पे देखा था कि नेपाल के अंदर में यूथ लेड प्रोटेस्ट हुए थे, तो बट नेपाल ही नहीं, आपके साउथ एशियन कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया एंड थाईलैंड एंड योर अफ्रीकन कंट्रीज लाइक मोरक्को, मेडागास्कर और फिलीपींस, यहां पर भी आपके पर्टिकुलर यूथ लेड प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एंड वन ऑफ द कॉमन थीम इन दीज पर्टिकुलर प्रोटेस्ट इज योर अनएम्प्लॉयमेंट एंड योर पर्टिकुलर इनइक्वालिटी। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी है और सोसाइटी में इनइक्वालिटी भी है, इसलिए जो पर्टिकुलरली आपके यंग कंट्रीज हैं, यंग कंट्री से यहां मतलब है कि यहां पे ये मतलब नहीं है कि कंट्री नई नई बनी है, बट यंग कंट्री से मतलब यहां है कि उसकी जो डेमोग्राफी है उसमें मेजॉरिटी पॉपुलेशन यूथ की है, जो अभी एक तो अपनी गवर्नमेंट को डिस्ट्रस्ट करता है एंड करंटली इनइक्वालिटी और यहां पे इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रहा है। सो नाउ इट इज द यूथ जो अगेंस्ट करप्शन, अगेंस्ट नेपोटिज्म, अगेंस्ट इनइक्वालिटी, इन सब के लिए वो आज आपके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ओके तो हमने आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो यूथ लेड प्रोटेस्ट देख रहे हैं। तो मेजरली जो पर्टिकुलर प्रोटेस्ट हुए हैं वो इंडोनेशिया, फिलीपींस, नेपाल में और अब आपके मोरक्को, मेडागास्कर में हुए हैं। इवन थाईलैंड के अंदर में भी ये पर्टिकुलर प्रोटेस्ट हुए हैं। व्हाट इज द कॉमन कॉज अक्रॉस कंट्रीज? तो इनइक्वालिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म लाइक इश्यूज। अनएम्प्लॉयमेंट है, लो इनकम है, लैक ऑफ क्वालिटी पब्लिक सर्विस है, और बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इससे क्या होता है आपका रैपिड मोबिलाइजेशन होता है, जैसा हमने नेपाल के अंदर में देखा, जैसा हम अभी मोरक्को, मेडागास्कर, फिलीपींस इन सब कंट्रीज में भी देख रहे हैं। बट द इशू इज कि यहां पे जो पर्टिकुलर ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनका कोई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई इनको एक रास्ता दिखाने वाला नहीं है, तो सस्टेनेबिलिटी यहां पे मिसिंग है। तो इसका सिंपल सा हमें एक इन्फ्रेंस ये ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट इन प्रोटेस्ट को समहाउ कंट्रोल कर लेती है और सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाती है तो लॉन्ग टर्म पे गवर्नमेंट के सर्वाइवेबिलिटी पे इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट हमने एक क्लैट एलेट के लिए चीज पढ़ी थी, विच इज की जो आज हम जेन जी कहते हैं, जेन अल्फा कहते हैं, जेन एक्स कहते हैं, जेन वाई कहते हैं, ये सारी जो जनरेशंस हैं और इनके क्या क्या निकनेम है वो कैसे डिसाइड होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था 1901 से 27 में जो बॉर्न हुए थे उनको हम ग्रेटेस्ट जनरेशन बोलते हैं। जीआई जनरेशन और वर्ल्ड वॉर 2 जनरेशन भी बोला जाता है बिकॉज दीज वर द वन जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर में पार्टिसिपेट करा था। दे वर बॉर्न इन दिस पर्टिकुलर ईयर, तो जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो दे वर द वन जिन्होंने इसमें फाइट किया था। देन यू हैव द साइलेंट जनरेशन 28 से 45, तो ग्रेट डिप्रेशन जो था उसके बाद उस टाइम में जो बेबी बॉर्न हुए थे और जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर में सर्वाइव किया था वो पर्टिकुलर जनरेशन को साइलेंट जनरेशन कहा जाता है। ओके नेक्स्ट पे आते हैं बेबी बूमर्स 40-64, वर्ल्ड वॉर 2 कंप्लीट हो गया तो उस टाइम के बाद में बहुत सारे बच्चे पैदा हुए थे, तो जो पर्टिकुलर बच्चे उस पीरियड में हुए थे उन्हें बेबी बूमर्स कहा जाता है और जनरेशन जोन्स भी कहा जाता है। देन इज योर जेन एक्स, जेन एक्स इज द पॉपुलेशन जो 65 से 80 में
हुई थी, यहां पे हमने एक लीप करा था टेक्नोलॉजी के फॉर्म में, तो इस पर्टिकुलर जनरेशन को एमटीवी जनरेशन या बेबी बस्टर्स भी कहा जाता है। देन यू हैव द मोस्ट कॉमन वन जो अभी करंटली मेजॉरिटी पॉपुलेशन होगी जिनकी, जनरेशन वाई या मिलेनियल्स आर वन जो 81 से 96 में बॉर्न हुए थे। तो फर्स्ट जनरेशन टू कम ऑफ एज इन द न्यू मिलेनियम, विच मींस 2000 जब आया तो देज वुड बी द फर्स्ट वन जो सबसे पहले टीनेजर्स बनेंगे, सबसे पहले एडल्टहुड को क्रॉस करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर जनरेशन है इनको मिलेनियल्स कहा गया, जेन वाई या इको बूमर्स भी कहा गया। देन यू हैव जेन जी जो है, पॉसिबली ऑल ऑफ यू आर जेन जी ओनली, तो ये सारे के सारे जनरेशन जी हैं जो 97 से 2012 में बॉर्न है। नेक्स्ट जो जनरेशन है वो जनरेशन अल्फा है जो आपके बाद आएगी। ओके, तो अब तो शायद हम अल्फा बीटा गामा पे आपके जो ग्रीक लेटर्स है उन पे पहुंच चुके हैं। 2013 से 24 में अगर आप बर्थ हुआ है आपका तो आप जनरेशन अल्फा हो, एंड अगर आपका बर्थ जनरेशन आपका 25 के बाद हुआ है, 2039 तक हुआ है, तो आपको जनरेशन बीटा कॉल कहा जाएगा। ओके, तो these all of these are actually important I would say, because otherwise भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो क्लैड का मैं श्योरली नहीं कह सकता, बट मैं एलेट का बहुत डेफिनेटली कह सकता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन एलेट के जो एग्जामिनर्स उनको बहुत अच्छा लगता है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमने इस बार नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, जो एक पर्टिकुलर प्राइज नोबेल प्राइज में बच गया था, जो सेम वीक में नहीं है, नेक्स्ट वीक के अंदर में डिक्लेयर हुआ था, वो था आपके इकोनॉमिक साइंस में। इंटरेस्टिंगली जो ओरिजिनल नोबेल प्राइजेस थे उसमें इकोनॉमिक्स का प्राइज नहीं मिलता है, और इसको आपका अवार्ड किया जाता है बाय रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। ओके, तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज जो है वो इसको करता है, और इस बार के आपके रिसिपिएंट्स कौन है? जोएल मॉकियर, फिलिप एगियन एंड पीटर हॉविट। तो ये तीन पर्टिकुलर लोग हैं जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज आपको जो पता होनी चाहिए किस पर्टिकुलर चीज में मिला है, सो इट इज फॉर एक्सप्लेनिंग इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, तो यहां पे इनोवेशन से कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी किसी कंट्री में हो सकती है, किसी सोसाइटी में हो सकती है, दीज थ्री हैव बेसिकली एक्सप्लेन इट थ्रू देयर इकोनॉमिक वर्क्स, और इसके लिए इनको ये पर्टिकुलर प्राइज मिला है। ओके, फिर हमने जोएल मॉकियर के पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन को यहां पे रीड करा था, और अगोहिन और होविट के कंट्रीब्यूशन को करा था, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म इन्होंने दिया था, विच इज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, विच बेसिकली मींस कि जब भी कोई इनोवेशन होता है तो इनोवेशन कई बार इंप्रूवमेंट भी करता है जो करंट आपका ट्रेडिशनल कोई पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके अंदर में, बट समटाइम्स वो उस पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी रिप्लेस कर देता है। इसको नाम दिया गया क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का। और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ जो होती है वो डिस्ट्रक्शन तो करती है, बट वो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होता है। हाउ सो? फॉर एग्जांपल कि पहले हम जो म्यूजिक होता था उसको हम वाइन पे सुनते थे, जो ब्लैक कलर का पूरा वाइन होता था। उसके बाद देन कैसेट्स वर इंट्रोड्यूस, वीसीआर आया था पहले, तो ये सब आया था। फिर उसके बाद में कैसेट्स वर इंट्रोड्यूस। उसके बाद में आपका जो पेन ड्राइव होता है या क्लाउड स्टोरेज होता है, पेन ड्राइव होता है उसके ऊपर पे हम मूव करें, वीसीडी पे, सीडीज पे, इन पे मूव करें, एंड देन फाइनली हम पेन ड्राइव, और पेन ड्राइव से अब क्लाउड सर्विसेज के ऊपर मूव कर चुके हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, बाकी के पुराना आपका रिडंडेंट होता जा रहा है, बट क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन है, विच मींस न्यूअर टेक्नोलॉजी इज बेसिकली रिप्लेसिंग द ओल्डर वन, और ये कभी भी हमारे सोसाइटी के लिए खराब नहीं होता है। तो टेम्पररी यहाँ पे थोड़ा पेन पॉइंट हो सकता है, जैसे जब कंप्यूटर्स आए थे तो टाइपराइटर्स बिकेम रिडंडेंट। अब जब एआई आया है तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स और आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेवलपर जो हैं स्पेसिफिकली, दे वुड बिकम रिडंडेंट। इतने सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बेसिक लेवल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एआई कर देगा, बट एडवांस लेवल के जो पर्सन्स हैं उनकी तो रिक्वायरमेंट रहेगी कोडिंग वाले लोगों के लिए, बट बेसिक्स की जरूरत नहीं होगी। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि एक टेम्पररी पेन पॉइंट है, सो इफ दे स्किल देमसेल्व्स अगेन, तो वो वापस से अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, वापस से क्रिएटिव वहां पे कोई वर्क कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज हमने पढ़ी थी। देन वी ऑल्सो डिस्कस द नोबेल प्राइजेस, तो ये सब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कैटेगरीज और नोबेल लॉरेट जो है, कौन सा पर्टिकुलर आपका जो नोबेल प्राइज है वो कौन सी बॉडी है जिसको वो यहाँ पे अनाउंस करती है, सेलेक्ट करती है बेसिकली। तो अलग अलग के अलग अलग हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पर्टिकुलर प्राइज कौन सी पर्टिकुलर अकेडमी या इंस्टीट्यूट देती है यहाँ पे।
ओके, तो विमेन इन नोबेल प्राइज एंड इंडियन रिसिपिएंट। नेक्स्ट पे आते हैं, एक पीएम सूर्य घर योजना आप हमने डिस्कस करी थी, वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी पीएम सूर्य घर योजना। इसका हमारा टारगेट है कि हम 1 करोड़ हाउस होल्ड्स के अंदर में 2030 तक सोलर पैनल्स को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, यानी कि एटलीस्ट 1 करोड़ हाउस होल्ड्स होने चाहिए इंडिया में जिसके ऊपर पे आपका पर्टिकुलर एक सोलर पैनल हो बाय द ईयर 2027, नॉट 2030, 27। ओके, बट द इशू इज कि अभी सिर्फ 13% ही हम अचीव कर पाए, सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन। सब्सिडी भी 14% ही यूटिलाइज हुई है, तो अभी जो सब्सिडी भी मिल रही है गवर्नमेंट के थ्रू वो भी अभी तक यूज नहीं करी गई है। और एक रिपोर्ट आई है जिसके थ्रू हमें ये मिला है, तो रिपोर्ट आपकी आई है IEEFA एंड GMK रिसर्च एंड एनालिटिक्स ने। ओके, उसने रिपोर्ट दी है और अगेन यही एक्सप्लेन है आपको। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, रीअलाइनमेंट ऑफ पाक अफगानिस्तान रिलेशन। तो आई थिंक ये टॉपिक हमने शुरू में डिस्कस कर लिया था, तो सिमिलरली यहीं पर वो न्यूज है। नेक्स्ट अगेन एक और आई वुड से मोर ऑफ अ वन लाइनर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बट ये क्लैट के अंदर में भी 1 या 2 क्वेश्चन इससे आपके इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो वहां पे रिगार्डिंग दिस वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चर ऑब्जेक्ट्स भी आपका 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन वहां पे भी आ सकते हैं। तो आपकी एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन कल्चरल पॉलिसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुई थी, सो अगेन आपसे पूछा गया था इसका होस्ट कौन था। तो अगेन अगर आपने न्यूज एनालिसिस में नहीं आंसर किया है तो इसको आप फाइंड करके मुझे यहां आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर में। ओके, तो यहां पे हमने एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करी थी और वहां पे हमने डिस्कस करा कि एक बिकॉज यहां पे वो एक्चुअल जो स्टोलन का ऑब्जेक्ट है वो तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सो वी शुड क्रिएट अ वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट्स। तो यहां पे क्या होगा कि एटलीस्ट दुनिया को ये समझ में आएगा कि नॉट जस्ट इंडिया बट वर्ल्ड के अंदर में कितने सारे ऐसे कल्चरल ऑब्जेक्ट्स हैं विच आर मिसिंग और विच हैव बीन स्टोलन। सो इन केस अगर किसी को यहां पे कोई ऑब्जेक्ट दिखता है एंड इफ ही हैज सम आइडिया अबाउट कि ये शायद स्टोलन हो सकता है, तो एक तो रिपोर्टिंग में हेल्प मिल जाएगी और दूसरा यहां पे हमें ये भी रियलाइज होगा कि कितना बड़ा हमारा कल्चरल हेरिटेज है जो एक्चुअल में स्टोलन है और वो उससे मैनकाइंड को सर्विस नहीं मिली है, पॉसिबली किसी एक रिच पर्सन के एक कलेक्शन के अंदर में वो कहीं पर होगा। ओके, तो यहां पे एआई को यूज करके जो पर्टिकुलर आइटम्स है उनका डिजिटल वर्जन यहां पे क्रिएट करा जाएगा जिससे एक पर्टिकुलर नॉलेज या इंफॉर्मेशन इंक्रीज होगी विद रिगार्ड टू स्टोलन ऑब्जेक्ट्स। इंडिया के भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो इसके अंदर में गए हैं, जैसे 9th सेंचुरी का एक सैंडस्टोन स्कल्पचर है फ्रॉम महादेव टेंपल जो नटराज फिगर का है और एक ब्रह्मा फिगर है। तो ये पर्टिकुलर भी ऑब्जेक्ट्स का एक एग्जांपल है जो उस स्टोलन ऑब्जेक्ट्स के म्यूजियम के अंदर में, वर्चुअल म्यूजियम के अंदर में आपका शोकेस किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है आपका, अगेन दिस इज समथिंग व्हिच कैन डायरेक्टली बी आस्क्ड इन योर एग्जाम कि इंडिया वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब सेलिब्रेट करता है। तो अक्टूबर 15 जो आपकी गई थी दैट वाज वर्ल्ड स्टूडेंट डे और ये पर्टिकुलर वर्ल्ड स्टूडेंट डे है दैट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ओके, तो मिसाइल मैन कहा जाता था इनको, इनकी जो एक बुक है उसका नाम भी अग्नि करके इनकी पर्टिकुलर बुक है। तो ऑल ऑफ दीज यू आर सपोज टू नो इफ यू आर सीरियस अबाउट एलेट, बिकॉज उसमें स्टैटिक टाइप की ये जो बुक्स होती हैं या जीके होती है वो सबके क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि यहाँ पे अराउंड 60 आपके जो माओइस्ट थे जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट जो उनका एक आइडियोलॉजिकल लीडर था उन्होंने यहाँ पे सरेंडर कर दिया है, जिससे एक और पर्टिकुलर आपका आई वुड से एक पर्टिकुलर यहाँ पे विन दिख रही है हमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का। तो जो पर्टिकुलर उन्होंने सेक्रीफाइसेस करे थे टू ब्रिंग स्टेबिलिटी, टू ब्रिंग सिक्योरिटी टू दिस पर्टिकुलर रीजन, अब ये कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल फाइनल स्टेज पे ला चुके हैं और कहीं ना कहीं अब एक पीसफुल सॉल्यूशन का हमें यहाँ पे एक पर्टिकुलर फ्यूचर दिख रहा है। तो हिस्टोरिकली जो पर्टिकुलर एरियाज आपके अफेक्टेड होते हैं दे आर कॉल्ड एज रेड कॉरिडोर। तो मेजरली जो आपका छत्तीसगढ़ झारखंड का ट्राइबल बेल्ट है वहीं पर सबसे मेजॉरिटी आपके ये पर्टिकुलर आपको ये नक्सलाइट्स मिलते हैं। और बेसिकली कौन सी स्टेट्स हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ MP। तो ये जो पर्टिकुलर बेल्ट है, जो पर्टिकुलर फॉरेस्टेड बेल्ट है आपके दंडकारण्य फॉरेस्ट जिसको बोला जाता है, ये ही बेसिकली रेड कॉरिडोर होता है। एक टाइम पे इसका जो एरिया था अराउंड आई वुड से 40% जो इंडिया का 35 से 40% एरिया रेड कॉरिडोर हो चुका था बिकॉज ऑफ नक्सल इन्फेस्टेशन, बट आज के टाइम में ये लेस देन 10% हो चुका है। करंटली जो हमारे पास रिपोर्ट है सिर्फ इंडिया की 38 डिस्ट्रिक्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी अफेक्टेड बाय LWE लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और आर पार्ट ऑफ द रेड कॉरिडोर और ओनली 6 आर कैटेगराइज्ड। इस 38 डिस्ट्रिक्ट में से
से 6 ही ऐसी हैं जो मोस्ट अफेक्टेड है, जहां पे एक्चुअल में सिक्योरिटी फोर्सेस को LWE को फेस करना पड़ता है। अदरवाइज ये बहुत हद तक हम कंट्रोल कर चुके हैं। ओके इसके अलावा ऑपरेशन ग्रीन हंट, द वेरी फेमस 2009 में एक सिक्योरिटी चैलेंज क्रिएट करने के लिए नक्सल्स के अगेंस्ट में हमने इसको लॉन्च करा था, जिसके अंदर में CAPF जो है आपका इसने डिस्ट्रॉय करा है LWE के इंफ्रास्ट्रक्चर को। स्टेट एलिट फोर्सेस जैसे ग्रे हाउंड्स, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की ग्रे हाउंड्स विच ऑल्सो डिड अमेजिंग जॉब इन बेसिकली कंट्रोलिंग योर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इन आंध्र प्रदेश। एंड देन वी हैव दिस कोबरा यूनिट जो आपके CRPF का है, कमांडो बैटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। ये भी स्पेसिफिकली ट्रेन करी गई थी फॉर गुरिल्ला वॉरफेयर, फॉर जंगल वॉरफेयर अगेंस्ट योर LWE। इसके अलावा बाकी के फोर्सेस को भी हम यूज करते हैं एंड नक्सलिज्म का हम बेसिक कई बार कर चुके हैं। दो फॉर दोज हु डोंट नो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर पॉइंट आल्सो। ओके इसके आगे नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान, एक और आगे भी हमने इसमें करा है। होलिस्टिक फ्रेमवर्क हमने बनाया था नेशनल पॉलिसी एक्शन प्लान में। तो यहां पे हमने जो पर्टिकुलर यहां से पॉलिसी सेट करी कि हमें सिक्योरिटी एक्शंस भी लेने हैं, स्टेप्स भी लेने हैं, बट एट द सेम टाइम कोर रीजन व्हाई नक्सलिज्म केम अप इन दैट पर्टिकुलर रीजन वाज द लैक ऑफ डेवलपमेंट। तो हम डेवलपमेंट स्ट्रेटजी भी यूज करेंगे और उसके अलावा सिक्योरिटी मेजर्स भी यहां पे लेंगे। तो एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क हमने 2015 में बनाया था, उसी में से आपकी समाधान डॉक्ट्रिन निकल के आती है। अगेन ये इसी पर्टिकुलर बेसिस पे बेस्ड है। तो आपका समाधान जो है वर्ड, इसका एक फुल फॉर्म है स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, एक्शनेबल इंटेलिजेंट, डैशबोर्ड, KPIs, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी एंड एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर एंड फॉर नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। तो इस समाधान डॉक्ट्रिन के थ्रू हम जो पर्टिकुलर हमारी नक्सलिज्म की प्रॉब्लम है उसको टैकल कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने वी एक्चुअली डिस्कस माइक्रो प्लास्टिक्स और उससे जो हमारी गोवा जो है उसको जो थ्रेट हो रहा है इकोसिस्टम को, उसको हमने डिस्कस करा था। सो अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्लैट एंड एलेट टॉपिक, ये एनवायरमेंट का टॉपिक हो जाएगा। व्हाट एग्जैक्टली आर माइक्रो प्लास्टिक्स? तो आपका जो प्लास्टिक है ये टोटली तो डिग्रेड नहीं होता है, बट इसमें क्या होता है कि जब प्लास्टिक्स आपका हीट अप होता है लेट्स से सन रेज की वजह से या फिर आपके बर्निंग की वजह से या आपके वाटर की वजह से, तो माइक्रो जो प्लास्टिक्स होता है वो आपका डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है माइक्रो प्लास्टिक्स में। माइक्रो प्लास्टिक की स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या है? तो वो पर्टिकुलर पार्टिकल्स विच आर स्मॉलर देन 5 मिलीमीटर्स दे आर कॉल्ड एज माइक्रो प्लास्टिक्स। सो प्लास्टिक पार्टिकल्स स्मॉलर देन 5 मिलीमीटर्स आर माइक्रो प्लास्टिक्स। और दो टाइप्स के हैं, एक प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक, एक सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक्स है। तो ये मैन्युफैक्चर्ड ही स्मॉल होते हैं, सेकेंडरी होते हैं विच रिजल्ट फ्रॉम ब्रेकडाउन फ्रेगमेंटेशन ऑफ लार्जर प्लास्टिक। तो प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक जो एक्चुअल में मैन्युफैक्चर्ड ही करे जाते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं जो बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर ब्रेक डाउन हो जाता है, उनका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है एंड दे कन्वर्ट इनटू योर माइक्रोप्लास्टिक्स। एंड इससे क्या होता है, इससे बहुत इंपॉर्टेंटली सबसे ज्यादा इफेक्ट इसका पड़ता है ओशन इकोसिस्टम के ऊपर पे, बिकॉज वहां पे जो आपकी स्मॉल फिशेज होती हैं या जू प्लैंक्टन्स होते हैं वो इन माइक्रोप्लास्टिक को कंज्यूम करते हैं और फिर ये जो आपका ओशनिक फूड चेन है उसका ये पार्ट बन जाता है। तो इन केस इवन इफ यू कंज्यूम सच काइंड ऑफ फिशेज जो माइक्रोप्लास्टिक्स को कंज्यूम कर चुके हैं, उस इकोसिस्टम से आती हैं, तो इवन यू कैन गेट प्लास्टिक पॉइजन। ओके तो उसमें क्योंकि केमिकल्स होते हैं प्लास्टिक्स के अंदर में, दे डू नॉट डिग्रेड और वो हमेशा माइक्रोप्लास्टिक का पार्ट बनते हैं। तो अगर आप उनको कंज्यूम करते हो तो इवन यू कैन गेट दोस पर्टिकुलर टॉक्सिन्स इनटू योर बॉडी। ओके तो इसे टैकल करने के लिए 2016 में हमने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स लाया था। 2017 में जो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसने माइक्रो बीड्स को अनसेफ डिक्लेयर कर दिया था जो कॉस्मेटिक्स के अंदर में। जैसे आई गिव यू वन एग्जांपल कि जो आपका फेस स्क्रब होता है उसके अंदर में कुछ पर्टिकुलर कंपनीज ने माइक्रो प्लास्टिक यूज करने रखा था। तो ऑब्वियसली कॉस्मेटिक्स में वो क्लीन स्किन को क्लीन करने में तो हेल्प करता है, बट जब आप उसको फेस को वॉश करके उसको जब आप उसका रिंस करते हो तो वो पर्टिकुलर रिंस करता हुआ आपके जो सीवरेज सिस्टम उसमें चला जाता है एंड बिकॉज वी डू नॉट हैव अ प्रॉपर सिस्टम तो आगे जाके वो हमारे रिवर इकोसिस्टम्स या आपके ओशनिक इकोसिस्टम को भी डिस्ट्रॉय करता है। ओके तो ये कुछ पर्टिकुलर हमने 21-22 में भी करा था, सिंगल यूज प्लास्टिक्स को बैन करा था और जो थिकनेस होती है प्लास्टिक बैग्स की उसको भी इंक्रीज करा था, सो दैट आपका जो पर्टिकुलर प्लास्टिक है वो डिग्रेड होके, ब्रेकडाउन होके, फ्रेगमेंट होके माइक्रो प्लास्टिक्स में कन्वर्ट ना हो।
ओके इसके बाद अभी आपका जो COP30 है वो होगा इस साल में, उससे पहले प्री COP मीटिंग्स चल रही ब्राजील के अंदर में, तो वहां पे इंडिया जो है उसने भी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है विद रिगार्ड टू क्लाइमेट चेंज को पुट फॉरवर्ड करा है एंड इंडिया वांट्स कि हम स्विफ्ट एक्शन ले ऑन क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट स्टेप्स, अगर हम कुछ एक पर्टिकुलर रिजल्ट देखना चाहते हैं क्लाइमेट चेंज के अंदर में। ओके तो यहां पे हमने कंटेक्स्ट में UNFCCC को देख लिया था। 92 में जो री-अर्थ समिट हुई थी उसमें हमने UNFCCC बनाया था क्लाइमेट चेंज के लिए फ्रेमवर्क कन्वेंशन, और ये कन्वेंशन जो है इसमें 198 पार्टीज हैं और 94 के अंदर में ये आपका इन्फोर्स हो गया था। तो उस टाइम में आपके 3 कन्वेंशन थे, एक UNFCCC था, एक CBD था और एक CCD था, तो तीनों आए थे जिसमें FCC वाला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोर प्रिंसिपल्स क्या है जिसपे ये बेस्ड है, एक तो है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि सारी जो कंट्रीज हैं क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की सबकी ये कॉमन रिस्पांसिबिलिटी है, बट वो रिस्पांसिबिलिटी का लेवल डिफरेंशिएट होगा। ओके वो उसका मतलब क्या है, डेवलप कंट्रीज जो पहले ही अपने पर्टिकुलर रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके यहाँ पे या अपने डेवलपमेंट के एक लेवल को रीच कर चुके हैं बाय पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट, दे शुड बी हैविंग मोर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग क्लाइमेट चेंज। एंड जो करंटली डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं दे हैव लेसर एंड लेसर और एटलीस्ट लेसर रिस्पांसिबिलिटी एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, बट यस दे आल्सो हैव अ कॉमन रिस्पांसिबिलिटी। और सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की लुकिंग एट द डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ अ कंट्री, अकॉर्डिंगली उनके क्लाइमेट गोल्स भी डिसाइड करने चाहिए। ओके जैसे कि एक एग्जांपल क्योटो प्रोटोकॉल का है 97 में जो अडॉप्ट हुआ था, दिस वाज वन सच प्रोटोकॉल जिसमें हमने CBDR और इक्विटी को कंसीडर करा था। तो इट वाज ओनली द डेवलप्ड कंट्रीज जिनके ऊपर पे मैंडेटरी गोल्स बनाए गए थे जिनके लिए कि आपको CO2 एमिशन इतना कम करना है। ओके तो ये पर्टिकुलर गोल था आपका 5% बिलो 1990 लेवल्स बाय 2012 का कम करने का, ये हम अचीव नहीं कर पाए थे। और सेकंड आपका पेरिस एग्रीमेंट है जिसमें एवरीवन हैज टू प्रोवाइड वॉलंटरी गोल्स, हर कंट्री को वॉलंटरी गोल्स प्रोवाइड करने हैं, वॉलंटरी क्लाइमेट अपने गोल्स बताने हैं और जिसके थ्रू दे हैव टू डिसाइड कि हम इन गोल्स को किस तरीके से मैनेज करें कि हम अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज ना होने दे और आइडियली 1.5 डिग्री सेल्सियस भी क्रॉस ना हो। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका IMAC। तो बिकॉज यहाँ पे अभी मिडिल ईस्ट के अंदर में अभी हम इजराइल पैलेस्टीन का इशू जो है कुछ हद तक डील कर पाए हैं। इजराइल इज अ इंपॉर्टेंट पार्टी टू दिस IMAC, तो यहाँ पे इसका फ्यूचर जो है अब थोड़ा सा हमें सेटल होता हुआ दिख रहा है। तो अगर आपका मिडिल ईस्ट स्टेबल होगा, अगर मिडिल ईस्ट के अंदर में पीस होगा, तो ही हमारा जो ये IMAC है दिस वुड बी अ सक्सेसफुल बेट फॉर ऑल ऑफ अस। तो यहाँ पे IMAC को हमने डिस्कस करा था। तो एक तो IMAC का इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो BRI है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काउंटर हो सकता है। एट द सेम टाइम सूज कैनाल जिसके थ्रू अभी पूरी की पूरी जो एशिया एंड आई वुड से नॉट जस्ट इंडिया बट पूरा एशिया और यूरोप के बीच की जो ट्रेड है, मेजरली 90% जो ट्रेड है वो सूज कैनाल से ही होती है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ यमन में हुतीज यहाँ पे टारगेट कर रहे शिप को कि जो सारी शिप्स हैं वो केप ऑफ गुड होप रूट ले रही थी, अदरवाइज आपका सूज कैनाल ही एकमात्र ऐसा रूट बन पाता है। तो IMAC कैन बी अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव टू द सूज कैनाल ऑल्सो। तो इसके 2 कॉरिडोर हम बना रहे हैं, एक ईस्टर्न कॉरिडोर है, एक नदर्न कॉरिडोर है। ईस्टर्न कॉरिडोर इंडिया से अरेबियन गल्फ को कनेक्ट करेगा और नदर्न कॉरिडोर अरेबियन गल्फ से यूरोप को यहाँ पे कनेक्ट करेगा। 6000 किलोमीटर का टोटल ये पर्टिकुलर एक रूट क्रिएट किया जा रहा है। नेक्स्ट है EPFO clarifies can immediately withdraw up to 75% if unemployed, 100% if jobless for 1 year। तो आपकी गवर्नमेंट की एक स्कीम होती है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज अ प्रोविडेंट फंड? सो ये एक फंड होता है जो आपके रिटायरमेंट के लिए पैसा कलेक्ट करता है या आपके पर्टिकुलर पेंशन के लिए आप इसमें पैसा कलेक्ट करते हो। सो एवरी पर्सन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में, नॉट जस्ट गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल बट ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर से मतलब यह है जिसको प्रॉपर सैलरी स्लिप्स मिलती हैं, तो वहां पे उसका जो कुछ पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय एंड कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर आपका EPFO में करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर में आपका EPFO ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यू दिल्ली के अंदर में हेडक्वार्टर्ड है, फाउंडेड इन द ईयर 1951। ओके तो ये पर्टिकुलर EPFO के अंदर में हमें क्लैरिफिकेशन क्या मिला है कि अगर कोई पर्सन, लेट से आप जॉब्स चेंज कर रहे हो या आप आपने जॉब्स बंद कर दी और आपका खुद का बिजनेस है, तो अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो 75% आप अपना पैसा उसमें से निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, और अगर आप जॉबलेस हो 1 साल से ज्यादा तो आप 100% पैसा वहां पे निकलवा सकते हो। ओके तो जितनी भी किन पर्टिकुलर फैक्ट्रीज को, ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना पड़ता है। अगर किसी फैक्ट्री में, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में
इक्वल और मोर देन 20 एम्प्लॉइज है तो वो ईपीएफओ के अंडर में आते हैं और उनको लीगली इस पर्टिकुलर चीज को करना पड़ता है। ओके, तो ये उसका लीगल कवरेज हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट था कि ट्रंप ने एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया कि मोदी जी ने प्रॉमिस करा है कि वो रशियन ऑयल का जो पर्टिकुलर एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसको कम कर देंगे, और एमईए ने फिर क्लैरिफिकेशन दिया था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो इस कंटेक्स्ट में हमने इंडिया का ऑयल ट्रेड क्या है और अभी करंटली रशिया पे डिपेंडेंस क्या है उसको डिस्कस करा था। तो जब आपका जब फरवरी 22 के अंदर में यूक्रेन इन्वेजन हुआ था, उसके बाद से जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने रशिया के ऊपर पे सैंक्शंस लगा दिए थे। दे स्टॉप्ड बाइंग रशियन ऑयल्स, जिस वजह से रशिया का जो ऑयल था वो डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा था। इंडिया ऑल्सो बीइंग अ गुड फ्रेंड ऑफ रशिया बिकॉज इट वाज रशिया ओनली जिसने हमें हमारे पर्टिकुलर जो इंडो पाक वॉर्स थे, स्पेसिफिकली द वॉर ऑफ 1965, 1971, इन सब वॉर्स में इंडिया की हेल्प करी थी। तो इसलिए यहां पे इंडिया बिकेम वन ऑफ द बायर्स ऑफ रशियन ऑयल एंड इट मेड इकोनॉमिक सेंस ऑल्सो। व्हाई इट मेड इकोनॉमिक सेंस? बिकॉज वो बहुत डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा था। सो इफ आई गिव यू अ कंपैरिजन बिटवीन योर क्रूड ऑयल प्राइसेस फॉर अदर क्रूड्स एंड एट व्हाट प्राइस इंडिया इज गेटिंग योर रशियन क्रूड इज, तो अराउंड 25 से 30 डॉलर पर बैरल पे आपका इंटरनेशनल प्राइस चल रहा होगा, और यहां पे जो रशियन पर्टिकुलर ऑयल प्राइस है वो 3 से 5 डॉलर, यानी 5 टाइम्स आप पे कर रहे हो अगर आप रशिया से बाय नहीं करते हो। और अगर नहीं बाय करता है, चाइना ऑल्सो इज द लार्जेस्ट प्लेयर करंटली, इज द बिगेस्ट प्लेयर ऑफ रशियन क्रूड। अगर चाइना इंडिया नहीं करेंगे तो जो पर्टिकुलर पर बैरल की प्राइस है वो $100 तक रीच हो सकती है। सो इट्स अ बिग जंप इन दिस पर्टिकुलर केस, और ये फ्यूचर में और भी इश्यूज क्रिएट कर सकती है। ओके, इसके अलावा हमने इंपोर्ट्स का यहाँ पे सिनेरियो समझा था। टोटल इंपोर्ट्स है 4.7 मिलियन बैरल्स पर डे इंडिया का, नॉट जस्ट बैरल्स बट मिलियन बैरल्स। रशिया लार्जेस्ट प्लेयर है, 34% करंटली हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। देयर इज सम पर्टिकुलर रिडक्शन और हमने थोड़ा सा यहाँ पे डाइवर्सिफाई करा है। इराक से 1 मिलियन, सऊदी अरब से 0.83, यूएस से 0.65 और यूएई से 0.39। यूएस पहले टॉप 5 में नहीं आता था, बट अब बिकॉज ऑफ ट्रम्प प्रेशर टू बेसिकली मेक ट्रम्प हैप्पी, डोनाल्ड ट्रम्प हैप्पी, now we are also buying some amount of oil from US। बट आप समझिए कि US से ऑयल आ रहा है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा है हमारे लिए। ओके, तो why would I want to buy it from US? नेक्स्ट है, एक न्यूज हमने पढ़ी थी आपकी कि इंडियन आयरन स्टील जो एक्सपोर्टर्स हैं, दे आर गेटिंग द हाईएस्ट लेवी ऑफ दिस पर्टिकुलर टैक्स, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसको हमने समझा था। व्हाट इज सीबैम? सीबैम इज बेसिकली कि आपका जो पर्टिकुलर गुड इंपोर्ट हो रहा है यूरोप के अंदर में, अगर उसके अंदर में कार्बन प्रोडक्शन हो रहा है, CO2 एमिशन हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के ऊपर पे CBAM करके कस्टम ड्यूटी लगेगा, टैक्स लगेगा एक तरीके से। और करंटली जो आयरन स्टील सेक्टर है इंडिया का, वर्ल्ड के अंदर में सबसे ज्यादा सीबैम उसी आयरन स्टील के पर्टिकुलर सेक्टर पे लग रहा है, जिससे हमारा जो आयरन स्टील है वो आपका इनकॉम्पिटिटिव होता जा रहा है। और इंडिया ने कहा है कि अगर सीबैम को इस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया, सो इवन इंडिया इज गोइंग टू काउंटर टैरिफ्स दोज पर्टिकुलर कंट्रीज। नेक्स्ट पे आते हैं, गवर्नमेंट ने यहाँ पे हाई कोर्ट में एक आर्ग्यूमेंट दिया है कि जो FCR है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, जिसको हम पहले भी कवर कर चुके हैं। अगेन दिस वुड बी अ टॉपिक व्हिच आई वुड सजेस्ट यू शुड डू इट। आप 17 अक्टूबर का आप देखोगे तो उसमें ही अच्छे से कवर है। तो अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो यहाँ पे अपडेट ये है कि आपकी गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट में आर्ग्यू करा है कि एक पर्टिकुलर ये NGO-CHRI जो है, ये पर्टिकुलर पैसा फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो आ रहा था उसको यूज कर रही थी फॉर बेनिफिट ऑफ पीपल ऑफ दीज पर्टिकुलर कंट्रीज। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर आपका जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री है वो ये कह रहा है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो अगर किसी एनजीओ को मिल रहा है, सो दैट कैन ओनली बी यूटिलाइज फॉर बेनिफिट ऑफ इंडियंस इन इंडिया। तो ना तो आप फॉरेनर्स के लिए बाहर यूज कर सकते हो, ना इंडिया में यूज कर सकते हो, एंड ना ही इंडियंस के लिए उस पैसे को बाहर यूटिलाइज कर सकते हो। और गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन में इंडिया में आ रहा है और ये बाहर डाइवर्ट हो रहा है, तो उसके बाद वो पैसा किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, अगर वो पैसा कहीं और डाइवर्ट होता है फॉरेन कंट्री के अंदर में, तो इंडिया डज नॉट हैव एनी मैकेनिज्म टू कंट्रोल सच काइंड ऑफ पर्टिकुलर मनी। तो इसलिए जो इंडिया है, जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, उसने क्या बोला है कि आप जो पर्टिकुलर फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, इट मस्ट बी यूज्ड ओनली फॉर इंडियन वेलफेयर एक्टिविटीज एज पर FCRA गाइडलाइंस। तो ये पर्टिकुलर चीज हमने एक एडिशन करी थी हमारे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंडरस्टैंडिंग के अंदर में। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, हमने यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है उसको डिकोड करा था लीगल लैंग्वेज के अंदर में। सो
इंटरेस्टिंगली टिल लास्ट ईयर आपके सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स पास हुए थे जिसके अंदर में फायर क्रैकर्स को यहां पे बर्स्ट करना दिल्ली एनसीआर रीजन में इट वाज बैंड। तो पूरे के पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर में फायर क्रैकर्स को बैन कर दिया गया था। बट यहां पे ऑन अ टेस्ट बेसिस सुप्रीम कोर्ट ने इस बार दिल्ली और एनसीआर के अंदर में एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपके फायर क्रैकर्स को बर्स्ट करना अलाउ करा है। एंड द रीजन इज कि इससे लाइवलीहुड जो है वो इंपैक्ट होता है। हाउएवर इसकी कुछ बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन है, जैसे कि सिर्फ नीरी अप्रूव जो ग्रीन क्रैकर्स हैं जो कम पॉल्यूशन करते हैं और जिसमें कोई भी टॉक्सिक केमिकल्स यूज नहीं होते हैं, सिर्फ वही ग्रीन क्रैकर्स आपके अलाउड हैं और सिर्फ आपको स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही बर्स्ट करना अलाउड है, एक 6 to 7 AM मॉर्निंग में और एक 8 to 10 PM इवनिंग के अंदर में। ओके, मोरओवर बैरियम, आर्सेनिक, लिथियम, मरकरी और इस टाइप के जो केमिकल्स पहले से प्रोहिबिटेड हैं दे आर स्टिल प्रोहिबिटेड। लड़ी जो होता है आपका, जॉइंट क्रैकर्स जो होते हैं दे आर नॉट अलाउड और अगर आप वायलेट करते हो तो आपका लाइसेंस तक कैंसिल किया जा सकता है। फिर हमने ग्रीन क्रैकर्स के बारे में पढ़ा था, तो CSI और नीरी ने मिलकर 3 टाइप के ग्रीन क्रैकर्स डेवलप करे हैं। अब अगर आपको स्टेटमेंट आ जाए कि दे आर कंप्लीटली पॉल्यूशन फ्री, तो वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा बिकॉज दे एमिट 30 to 40% फ्यूअर पॉल्यूटेंट्स, मतलब कि पॉल्यूटेंट्स तो आते हैं। ओके, एंड इसके अलावा बट द गुड थिंग इज कि उसमें कोई टॉक्सिकल केमिकल नहीं होता। एक स्पेसिफिक आपको पता होना चाहिए विच इज योर बैरियम नाइट्रेट। ये स्पेसिफिक पर्टिकुलर एक केमिकल होता है जो टॉक्सिक होता है और इस पर्टिकुलर केमिकल को यहाँ पे टोटली प्रोहिबिट कर दिया गया है। नॉइज इंटेंसिटी भी कैप्ड है एट 120 डेसिबल्स। और ये 3 पर्टिकुलर आपके ग्रीन क्रैकर के वेरिएंट्स हैं जो आपके CSI और नीरी ने करे हैं। यहाँ पे भी ये गिवन है, तो इसका अगर आपने न्यूज एनालिसिस में नहीं देखा था तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज हमने देखी थी कि यहाँ पे इंडिया जो है बिकॉज ऑफ US सैंक्शंस, इंडियन अथॉरिटीज की अब आईज ओपन हुई हैं एंड दे आर फास्ट ट्रैकिंग सर्टेन पर्टिकुलर ट्रेड एग्रीमेंट्स जो अभी तक हमने स्टॉल करे हुए थे या हम इतने सीरियस नहीं थे। सो अभी हमने यूके के साथ FTA साइन करा है। एट द सेम टाइम मर्कोसुर करके एक साउथ अमेरिकन कंट्रीज का ग्रुप है, तो जैसे आसियान एक ग्रुप है, सिमिलरली साउथ अमेरिकन कंट्रीज का ग्रुप है जिसका नाम है मर्कोसुर। ये एक स्पेनिश टर्म का स्पेनिश एक्रोनिम है, तो इंग्लिश में इसका मतलब होता है सदर्न कॉमन मार्केट और स्पेनिश में ये लिखा हुआ है आपके सामने में। तो ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है इसके साथ में इंडिया का जो ट्रेड एग्रीमेंट पहले से था, FTA नहीं था, PTA था। तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स पे टैरिफ कम होता है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में मेजॉरिटी जो गुड्स होते हैं, सर्विस होती हैं, उनके ऊपर पे टैरिफ कम होता है। तो यहाँ पे हमने PTA को FTA में तो कन्वर्ट नहीं करा है, आपके प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में तो कन्वर्ट नहीं करा है, बट हमने जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं उनको यहाँ पे इंक्रीज कर दिया है। तो 400 से 4000 पर्टिकुलर आपके जो आइटम्स हैं उनको अब हमने टैरिफ लाइन से निकाल दिया, विच मीन्स उनके ऊपर पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है। इन फ्यूचर अगर हमें ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल लगा तो हम इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को एक PTA से FTA में भी कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ मेंबरशिप भी देखी थी, तो मेन मेंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। तो आपका जो ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे है, तो ये आपका एक मेन मेंबर्स हैं। एंड इसके अलावा बोलिविया है, जो ये तो ओरिजिनल मेंबर्स थे ABPU वाले, और आपका जो आपका बोलिविया इट वाज अ लेटर एडिशन, बट दीज आर द फुल मेंबर्स एंड देन रेस्ट ऑफ द कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर 3-4 कंट्रीज, बाकी की जो कंट्रीज हैं वो सब एसोसिएट मेंबर्स हैं इसके अंदर में। और मर्कोसुर जो है 67% साउथ अमेरिका की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 2/3 इकोनॉमी आपके मर्कोसुर से रिप्रेजेंट होती है। ओके, और 2004 में हमने PTA साइन करा था, तो अभी हम FTA में तो कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, बट हम उसका जो PTA है उसको और एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फ्यूचर में हम इसे FTA में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे इस पर्टिकुलर वीक के आपके इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स। तो अगर आपको कोई आइटम ऐसा लग रहा है कि यार ये मुझे अच्छे से आना चाहिए, तो उसके लिए आप न्यूज एनालिसिस वॉच करिए। अदरवाइज ये पर्टिकुलर नोट्स, इससे भी आप नोट्स बना सकते हैं और आपके वीक का जो कवरेज है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो विद दिस मैसेज, एक तो हैप्पी दिवाली, और इस मैसेज के साथ में आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।